अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। अमेरिकी वज़ीर जंग ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सदर ट्रंप ने ईरान के ख़िलाफ़ प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है क्योंकि आबना हुर्मुज़ आलमी गुज़रगाह है। ईरान को यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूल नहीं करने देंगे। इस बयान के बाद महसूस हुआ कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ किसी फ़ौजी ऑपरेशन की तैयारी में है, लिहाजा पाकिस्तान ने अपनी कामयाब सिफारतकारी से ईरान के ख़िलाफ़ ये प्रोजेक्ट रुकवा दिया। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि अमेरिका जो है वो इसको मज़ीद कंटिन्यू नहीं करेगा। पाकिस्तान से मैं तो मुख्तलिफ ममालिक की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का फ़ैसला किया है। ताहम अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका ईरान जंग ख़त्म करने के लिए तैयार है और फ़रीक़ैन के दरमियान मुमकिना मुआहदा भी तैयार हो चुका है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर कामयाब सिफारतकारी और अमन कायम करने के हवाले से नाकाबिले यकीन कामयाबी हासिल की है, मगर अंदरूनी मामलात का जायज़ा लें तो सियासी अदम इस्तेहकाम का बहरान शिद्दत इख्तियार करता नज़र आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने के लिए ख़ुद को मुत्तहिद कर रही है, मगर उनके आपसी इख्तलाफात किसी भी मौसर और कामयाब तहरीक चलाने के लिए मौजूद दिखाई नहीं देते। गुज़श्ता रोज़ अलीमा खान ने पार्टी की क़यादत को अडयाला जेल के बाहर बुलाया था, मगर वहाँ कोई खातिर ख्वाह लोग जमा नहीं हो सके। अब हुकूमत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई तगड़ा महाज बनाने में नाकाम नज़र आती है, मगर हुकूमत ख़ुद अपना बोझ उठाने से शायद डगमगा सकती है, क्योंकि 28वीं आइनी तरमीम और दीगर मामलात को लेकर नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन टकराव की सूरत हाल पैदा होती दिखाई देती है। पीपल्स पार्टी कहती है कि हुकूमत महंगाई कम नहीं कर रही और ना आम लोगों को रिलीफ दे रही है। अगर मामलात ऐसे ही रहे तो 2-3 महीनों में हमें फ़ैसला करना पड़ेगा कि हुकूमत के साथ चलना है या राहें जुदा करनी है। दूसरी जानिब नून लीग के हलकों से आवाज़ें उठ रही हैं कि बलूचिस्तान में 2.5 साल की जो हुकूमत है उसका मुआहदा था, लिहाजा 2-3 महीनों में बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत कायम होगी। अब देखना ये है कि क्या हुकूमती इत्तेहाद अपने इख्तलाफात ख़त्म करके आगे बढ़ेगा या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह आपसी इख्तलाफात की वजह से मामला बहरानी सूरत हाल इख्तियार करेगा। इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है अमेरिका से डेमोक्रेट रहनुमा है ताहिर जावेद साहब, इनके साथ साथ IR एक्सपर्ट मंसूर जाफ़र साहब, और हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने दिफाई तज्ज़ियाकार। ब्रिगेडियर साहब, ये जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि पाकिस्तानी सोर्सेज इंटरनेशनल मीडिया को ये बता चुके हैं, इंटरनेशनल मीडिया एज़ पर इंटरनेशनल मीडिया जो कोट कर रहा है कि एक पेज का जो मेमो है उस पर साइन कर दिए जाएंगे और ये जल्द मुतवक्के है कि हो जाएगा। जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें पाइलअप हुई हैं। 2 महीने की जंग चली, 1 महीने एक पेज पे ऐसा क्या लिखा होगा आप समझते हैं कि क्या 1 पॉइंट एजेंडा होगा जिस पे सिग्नेचर होंगे दोनों पार्टीज़ के? मेरे ख्याल में ब्रॉड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। जिस तरीके से मीडिया में खबर आ रही है अभी हमें वी डोंट नो एक्चुअली अंदर क्या है, बट एज पर द मीडिया जिसमें उन्होंने बात की है कि जो न्यूक्लियर है उसको कंप्रेहेंसिव बातचीत होगी, बाद में होगी, और इसके बाद ये है कि अमेरिका जो सैंक्शंस है वो लिफ्ट करेगा, और इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो ईरानियन ब्लॉकेट है वो लिफ्ट होगा, अमेरिकन अपना ब्लॉकेट वहाँ पर लिफ्ट करेंगे, और इसके बाद जो है कि चीज़ें आगे चलेंगी। सो ये अभी इतलात है, लेकिन बट एट सेम टाइम देखा भी कुछ देर पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने एक वो ट्वीट की है कि हम रिस्पांस का वेट कर रहे हैं ईरान से। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में लाइकली एक वो रिस्पांस जो उन्होंने बड़ा दिया है कि 1 पेजर जो भी है MOU के बारे में जो पॉइंट्स हैं, सो दे आर एक्सपेक्टिंग ए रिस्पांस फ्रॉम ईरान। अगर उन्होंने कहा अगर वो इस पर एग्री नहीं करते हैं तो देन इट विल बी डिस्ट्रक्शन। सो आप देखें प्रेसिडेंट ट्रंप से भी आप दिन में अगर वो 10 पोस्टें करते हैं तो हर पोस्ट उनकी बड़ी डिफरेंट होती है। सो मेरे ख्याल में अब जनरली देखा जाए तो जो टेक्निकल टीमें थी या एक्सपर्ट्स थे वो बिहाइंड द सीन बैक चैनल तो वो सारे काम तो इस पे कर रहे थे, और कम्युनिकेशन, और पाकिस्तान अगेन वाज द फोकस, तो पाकिस्तान ही था जो एज ए कंड्यूट बना हुआ था इनके साथ वो कर रहा था। सो लाइकली चांसेस है, क्योंकि मीडिया इसको क्लेम कर रहा है, स्पेशली अमेरिकन मीडिया इसको क्लेम कर रहा है, स्पेशली एक्सपर्ट्स को कोट कर रहे हैं, तो लाइकली है कि हो सकता है एक अंडरस्टैंडिंग हो, इसके बाद आगे चलें, क्योंकि प्रेशर सब पे है। जैसे 6 कंट्रीज का भी प्रेशर है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब हो चुकी है,
जिस तरह यूएई पे हमले हुए तो एक बड़ा मसला खड़ा हुआ है। ईरान के लिए अपना मिसाइल है, क्योंकि ईरान के लिए भी एग्जिट कोई नहीं है, क्योंकि आगे अमेरिकन ब्लॉकेट है। सिमिलरली अमेरिका की अपनी रेपुटेशन स्टेक पे, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने चाइना भी जाना। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, लेकिन उससे पहले दिस मंथ मेजर इज इम्पोर्टेंट कि चाइना जाने से पहले। ठीक, अच्छा, ये जो आपने पॉइंट डिस्कस किया कि उन्होंने जाना भी है, मंसूर जाफर साहब, ये जो 1 पेज मेमोरेंडम होगा, इसमें व्हाट डू यू थिंक वुड बी एक्सपेक्टेड? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी में कुछ सिग्नेचर्स किए जाएं या कोई 1 पॉइंट एजेंडा रिगार्डिंग स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हो। कुड बी पॉसिबल, ज़्यादा हो सकता है, जैसे ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे थे, बट आपकी नज़र में ये क्या है? और क्या आप समझते हैं कि ट्रम्प साहब ये इसलिए करने पे आमादा हुए हैं कि उन्होंने चाइना का दौरा करना है एंड द वर्ल्ड हैज़ लुकिंग फॉर इट? जी, मैं समझता हूँ कि इसमें जो एक पेज का जिक्र किया जा रहा है मीडिया के हवाले से, या उसमें कम से कम ब्रॉड कंटोर्स जो हैं, जो आने वाले माहदे हैं या जो आने वाले पॉइंट्स इन डिस्कशन हैं, उसके बारे में एक ब्रॉड कंटोर्स उसके जो है वो डिफाइन किए गए हैं, और एक बुलेट फॉर्म में ही, नॉट इन डिटेल। और मकसद यही है कि इन चीज़ों पर एक आने वाले दिनों में एक ख़ास टाइमलाइन के साथ जो है वो इत्तफाक राय जो है वो होता जाएगा, वो दरकार है। ठीक है। और यकीनन इस पूरे जो भी फिनोमेना जो इस वक्त सामने आया है, इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है वो वही, क्योंकि अमेरिकन जो हैं दे आर फाइटिंग अगेंस्ट टाइम, उनके पास इस वक्त कम है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने चाइना भी जाना है, और ख़ासतौर पे जो दाखिली बहरान उनके लिए आए, नई सूरत हाल इख्तियार कर, और ख़ास एक जो अहम मैं समझता हूँ उनसे एक स्ट्रेटेजिक गलती कह लीजिए, या जो उन्होंने एक जो कॉल की थी ख़ासतौर पे जो अपना एक ये जो फ्रीडम उन्होंने ऑपरेशन शुरू करना था, जहाज़ों को अपनी मैयत में निकालना था, वो बैकफायर कर गया, क्योंकि उन्होंने इस कार्रवाई के ज़रिए जो जंग थी, ईरान वाली जंग जो है, उसको ड्रैग करके एक लिहाज से वो इमारात के अंदर ले गए हैं। खासतौर पे जो फुजायरा को हिट किया गया है, और एक मुतबादल रूट निकालने की कोशिश की गई है कि जैसे आबनाए हुर्मुज़ आइंदा के लिए बंद हो जाएगी, अब ओमान वाली साइड से जो है वो जहाज़ गुजरा करेंगे और वो फुजायरा से होते हुए इंटरनेशनल रूट्स को जो अपनाएंगे। तो ईरान ने इस पहले भी आपके इल्म में कि उन्होंने एक मैप जारी किया था जिसमें उन्होंने एक्टिव वॉर जोन जो है उसकी बाउंड्री स्ट्रेच कर दी थी, और उसमें फुजायरा भी शामिल था और आबनाए हुर्मुज़ भी शामिल थी। तो अब ईरान इस वक्त उसका ये मौक़िफ़ है कि आप सियासी मामलात को तय किए बगैर आप हमारा जोग्राफिया तब्दील नहीं कर सकते, हम आपको इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अगरचे ऑफिशियली ईरान उन हमलों को ओन नहीं करता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस वक्त जिस तरीके के एक डिफेंस मोज़ैक एक्टिव है ईरान के अंदर, आज भी उसी पर अमल दरामद हो रहा है। तो कुछ ऐसे अनासर मौजूद हो सकते हैं कि जो ऐसे कमांडर मौजूद हो सकते हैं कि जिन्होंने इस पूरे डिसीजन के, ख़ासतौर पे जो ऑपरेशन, जो फ्रीडम ऑपरेशन था, उसके जो रिपरकशंस हैं वो जान के ये एक्टिविटी की है, ताकि अंदाज़ा हो सके अमेरिका को, और ख़ासतौर पे जो वो रूट इस वक्त एवॉल्व करना चाह रहा है कि वो कोई इतनी फूलों की सेज साबित नहीं होगा। अब आपको ईरान की गोलियों और बुछाड़ के अंदर से गुजर के जाना पड़ेगा, और यही वजह है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मिलकर बड़ा बैकएंड डिप्लोमेसी की, और उसके नतीजे में एक बार फिर अमेरिका को इस बात पे कायल किया कि इसके मुज़बरात को समझा जाए, हथेली पर। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने एक मर्तबा फिर जो है वो ट्रम्प साहब को फेस सेविंग का मौका दिया है, फेस सेविंग का प्लेटफॉर्म फराहम किया है, और ना सिर्फ उनको दिया है बल्कि आई थिंक किसी हद तक ईरान को भी दिया है। और दोनों पार्टी से समझ चुकी थी कि दोनों बहुत लंबे अरसे तक इस जंग में अपने आप को धकेल नहीं सकती हैं, इधर वे ये इसको ख़त्म तो होना है। तारिक जावेद साहब, एक्सपेक्ट किया जाता, मैं वैसे ही थोड़ा सा ट्रम्प साहब जैसे कि ब्रिगेडियर साहब कहते हैं, सुबह में एक ट्वीट करते हैं, फिर शाम में, फिर दोपहर में, वो हर मेरा ख्याल से मील के बाद एक ट्वीट करते हैं। बट आपसे मुझे जानना ये है कि उन्होंने एक मीडिया को ब्रीफ किया था कि अगर मुआहदा हो जाता है ही माइट विजिट पाकिस्तान। नाउ ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट विजिट टू चाइना। तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? ये तो हमें पता चल गया है कि अब टेबल पे बैठने वाली बात नहीं है, अब सिर्फ MOU ही होगा, क्योंकि अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के थ्रू पहुंच चुके हैं दोनों की जो डिमांड्स हैं। बट क्या पाकिस्तान आने का इरादा ट्रम्प साहब कर सकते हैं?
मेरा ख्याल है कि मौजूदा हालात के अंदर तो इन चीज़ों की गुंजाइश शायद ना हो, क्योंकि उसका कोई बहुत एक तगड़ी जस्टिफिकेशन कि ये हमने मामलात को उस तरीके से जिस तरह हमने शुरू में बोला था कि करने जा रहे हैं, तो वो तो नहीं हो रहा। और वही जो आपके मेहमान बोल रहे थे, इस वक्त इंटरनल जो डोमेस्टिक जो इनका प्रेशर है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। लोग $6 से ऊपर की गैस ले रहे हैं कैलिफोर्निया के अंदर, और इनके जो वार सेक्रेटरी हैं उनको कोई ना कोई कमेटी रोज़ाना बुला के इंतहाई यानी गज़बनाक तरीके से उनको सवालों की बुछाड़ की जाती है और बेइज्जत किया जाता है बाकायदा, और झूठा साबित किया जाता है। तो वो चीज़ें फिर पहुँचती हैं प्रेसिडेंट साहब को, फिर जो एक हम सबको पता है कि उनका एक उन तक एक्सेस बहुत सारे लोगों का फ्रॉम मीडिया एंड जो थिंक टैंक्स इस तरह के लोगों का है, जो हर तीसरे चौथे दिन इनको एक नया फार्मूला बताते हैं कि ये होने से ये हो सकता है, और वो उसकी कोशिश करके कुछ का ट्राई भी कर देते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है, नथिंग एल्स बट फ्रस्ट्रेशन जो यहाँ पे ऑन द अदर एंड फ्रॉम ईरान साइड आई बिलीव कि उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप किसी ना किसी मामले पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। Whatever is coming from Trump's administration or even Donald Trump, it is out of that pressure जो कि build हुआ है। Out of pressure and frustration। जी देखें, एक आदत है, अब तो सबको पता चल गई है। तो हम फिर तो कह सकते हैं कि जो आउट ऑफ प्रेशर या फ्रस्ट्रेशन होता है वो तो फिर लॉन्ग लास्टिंग चीज मस्ट नॉट बी कंसीडर्ड एज। बिल्कुल, इट विल नेवर बी। लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि मेरे जो दोस्त पाकिस्तान में बैठे हैं वो किसी ना किसी तरीके से इस मामले को संभाल लेते हैं, इसलिए दरमियान में इन्होंने कुछ अच्छे दिन भी गुजारे जिसमें बिहेव किया, कोई धमकी नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद फिर वो किसी ने समझा दिया होगा कि दिस इज़ प्रोलॉन्गिंग टू मच। तो अच्छा, अब इनको करना यही चाहिए था कि जब बात बिहाइंड द सीन हो रही है, मे बी स्लो हो रही है, ये अपना चाइना का दौरा करते और वापस आते और इसको इसी तरह स्लो बर्नर के ऊपर चलने देते। स्लो बर्नर पे चलने के ऊपर कम से कम इनको ये ज़रूर हो रहा था कि लोग इन जर्नल इसको डाइजेस्ट कर रहे थे। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आ रही कि प्रेसिडेंट साहब अपने डोमेस्टिक इकानमी के मामलात को एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ऊपर भी सही कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर तीसरा या चौथा प्रेशर यहाँ के जो ऑयलर्स हैं they don't want to यानी give any concession। यहाँ पे जो आपकी सारी गैस है उसके ऊपर आपको प्राइस डोमेस्टिकली आप डिफरेंट रख सकते हो, लेकिन चूंकि एक तो इनका यानी ओपन मार्केट है, करना मुश्किल है, लेकिन ये रिक्वेस्ट इनकी पार्टी के वो लोग हैं, इनके बड़े डोनर्स हैं, ये उनको टेबल पे अभी तक भी बिठाने का की जो है ना कि ऑयल कंपनीज को बिठा करके कहें कि वी आर इन वॉर, यू गाइस कम एंड कंट्रीब्यूट समथिंग, वो भी नहीं कुछ हो रहा। तो ये सिर्फ और सिर्फ ईरान को धमकियां दे के जो मामला चला रहे हैं, ये अपने डोमेस्टिक भी चीजों को सब्सिडाइज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं कि अमेरिका के अंदर से जो प्रेशर है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को मजबूर कर रहा है बहुत ज्यादा टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि मंसूर जाफर साहब भी कह रहे थे कि एक फेस सेविंग मिली है। बट ब्रिगेड साहब एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, स्लो बर्नर, तार जावेद साहब ने। वी हैव सीन दिस ऑलरेडी, स्लो बर्नर व्हेन इट कम्स टू माय माइंड। मुझे लगता है कि यूक्रेन एंड रशिया जो है उनकी सिचुएशन ऐसी है, स्लो बर्नर पर ही है और चल रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो आप समझते हैं कि ये भी उस तरह हो सकती है, सिचुएशन मुख्तलिफ है उससे, ईरान वाला जो मसला है? जी हाँ, लाइकली देखें कि इसमें कंसेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर ये एक हो सकता है कि आप इसमें ये प्रेशर रखें, और जिस तरीके से ये हालात और वाक़यात है, अगर आप नेवल ब्लैकेट अपना रखते हैं और आप प्रेशर रखते हैं, और फिर एक जिस तरीके से हमने कोल्ड वॉर देखा बिटवीन अमेरिका और रशिया में किसी ज़माने में जो हुआ, और जिसकी वजह से शॉर्ट अफेक्चुअल वॉर थी, तो लेकिन उसमें प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था और दोनों तरफ से डिवीजन हो गई थी। तो इस तरीके से ये पॉसिबिलिटी है, या फिर एक और कंसेप्ट भी है कि वार फेडरेशन हो सकती है। आप कभी एक दूसरे को, जिस तरह ईरान और इराक को हमने लास्ट ईयर्स में देखा कि जब 800 साल के इख्तिताम वाले में आखिरी चंद सालों में, तो वो ये था कि कभी कभार आके एक दूसरे को मारा और इसके बाद जाके बैठ गए, तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता था। आप देखें कि दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन ईरान भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, उनकी इकॉनमी है, द ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज थ्रू ऑयल, और वो नेवल ब्लॉकेट अमेरिका से पीछे आके बैठ गए हैं, तो उनके लिए बड़ा प्रेशर है। लैंड रूट से वो चीज़ें आगे ये चीज़ें अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लैंड रूट में आप लिमिटेड चीज़ें जा सकती हैं। 90% ऑयल इनका यहाँ से जाता था, सो उनके लिए प्रेशर है। अमेरिका के लिए अंडरस्टूड है कि प्रेशर इससे एग्जिट चाह रहे हैं, लेकिन
देखें कि दोनों चाहते हैं कि ऑफ रैंप चीज हो जाए एंड दे वांट टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट। और जो वन पेजर की हम बात करें, इट कैन बी ए फ्रेमवर्क होगा इसमें बेसिकली कि फ्यूचर कैसे हमने इसको आगे लेके चीजें जानी हैं। तो इस तरह हो सकती है बातचीत है, लेकिन डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है। और जो मैं समझता हूँ ईरान के जो 14 पॉइंट्स थे बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, फ्लेक्सिबल पॉइंट्स थे, और उसी को बेस करके आगे जा सकते हैं। द ओनली थिंग ये है, ट्रम्प के लिए ये सवाल पैदा होता है ना कि अगर 2015 में अगर ओबामा ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन किया था, उसमें ये चीजें थी, तो आपने उसमें से क्या एडिशनल चीजें की हैं, तो उसमें बड़ा मुश्किल में ये फंस सकते हैं। तो दैट्स वाई वो चाहते हैं कि डिटेल डेलिब्रेशन हो, और फिर ये बाद में कहेंगे अमेरिकन अवाम को कि हमने ये चीजें अचीव की हैं। सो फिर एट द सेम टाइम देखना कि जिस तरीके से यूएई के साथ हो रहा है, तो ईरान ने बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है कि जी हम ये भी कर सकते हैं, वी कैन हिट यूएई के अलावा बाकी रीजनल कंट्रीज है जहाँ पे अमेरिकन बेसिस है, वहाँ पे भी चीजें हो सकती है। सो ईरान इज ए वास्ट कंट्री, ईरान को आप अंडर प्रेशर नहीं कर सकते हैं, आप उसको अपनी मनमानी नहीं करवा सकते हैं। इवन तो यहाँ तक भी अगर आप देख, इसलिए मैंने कहा अगर इवन आके अमेरिकन ट्रूप से ऑक्युपाई करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, कोस्टल एरियाज में भी आके बैठ जाते हैं, लेकिन ईरान के पास वो कैपेबिलिटी है, ड्रोन्स हैं। एग्जैक्टली, ये नहीं कि ज़ाहिर है कि ये मिलिट्री सोल्यूशन इसका बिल्कुल नहीं है, वेरी राइट। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ वैसे ये हुई है, ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं कि कल यानी बरोज़ मंगल जो है वो कुवैत से पहली जो जैसे कहेंगे कि हम कार्गो जो है वो गवादर पहुंचा। इसका मतलब है कि हम भी इसमें वी कैन फेच समथिंग गुड आउट ऑफ दिस वॉर, बट उसके लिए ज़रा कि अब हमें भी बहुत सारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, तीनों से मैं सवाल करना चाहूँगी। जाफ़र साहब, ये जो अभी अब्बास अराक्ची साहब ने अपने काउंटर पार्ट से बात की, वांग यी से चाइना में मौजूद हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले रजिया का भी दौरा किया था, और ट्रंप से पहले, ट्रंप के विजिट टू चाइना से पहले, हाउ इम्पॉर्टेंट डू यू थिंक दिस विजिट इज़? ये यकीनन ईरान जो है उन्होंने अपना एक खासतौर पे जो लॉन्ग टर्म उनके जो स्ट्रेटेजिक अलाई भी हैं और उनके साथ एक लिहाज से कारोबारी मफादात भी मुश्तरका है, उन्होंने यकीनन इस वक्त जो चीनी क़यादत है उन्हें अपना कंसर्न वो पहुंचाया है कि जो आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ उनकी नेगोशिएशन में शामिल होना है। और अगरचे इस विज़िट की या गुफ्तगू की कोई रीड आउट जो है वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन तवक्को यही की जा रही है जिस तरीके से इसको अचानक प्लान किया गया है। और इससे पहले भी आपके इल्म है कि जब पाकिस्तान आए थे तो उनका लोग यही ख्याल जाहिर कर रहे थे कि शायद वो चाइना को भी टच करें, लेकिन उन्होंने रूस, ओमान का विज़िट किया, लेकिन चाइना उस वक्त रह गया था। और इसके बारे में बहुत सारी शेमागोइयाँ भी हो रही थी कि चाइना को क्यों मतलब इस मौके पे विज़िट नहीं किया गया, हालांकि इस पूरे यानी रूट में ये शामिल होना चाहिए था। तो इस वक्त मैं समझ रहा हूँ कि जो ये दौरा है ये यकीनन एक प्रेशर बिल्ड करेगा, खासतौर पे जो चीनी क़यादत है उन पर भी। और इस वक्त वो बातें कि जो थ्रू मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं की जा सकती, यकीनन इन मुलाकातों के नतीजे में जो है वो उसका तबादला ख्याल हुआ है। और उसकी रोशनी में मैं समझता हूँ कि चीन का ख़ासतौर पे वो जो इस पूरे कज़िये को इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अंदर हल करने के हवाले से जो उसका एक देरीना मुतालबा है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो सिक्योरिटी काउंसिल उसके चैप्टर 7 के तहत जो है वो जो गारंटर वाली बात की जाती है, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मौका होगा कि जब इराक़ची साहब ने इस एवेन्यू को भी ज़रूर एक्सप्लोर किया होगा, क्योंकि आजकल इस नौइयत की गुफ्तगू, इस नौइयत के इशारे मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस इशू को अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे हल करना है तो उसके लिए ईरान का जो एतमाद है उसको बहाल करने के लिए और हकीकी मानों में जो बैनुल-अक़वामी एक ज़मानत देने के लिए एक ऐसे आलमी इदारे ही की सैंक्शन या जो रेट है वो दरकार होगी कि जो किसी न किसी वायलेशन की सूरत में पेनलाइज भी कर सके और उसके खिलाफ एक्शन भी ले सके। और यही एक फोरम मैं समझता हूँ इस वक्त कारगर है। और माजी में आपने चीन और रूस दोनों की तरफ से ईरान के साथ जो सॉलिडारिटी शो की गई आबरा हुर्मुज़ को बज़ोर ताकत खुलवाने के हवाले से, वो भी मैं समझता हूँ एक खुली बात है। और उसमें जो इस अंदाज से वीटो किया गया वो एक खुला मैसेज था उस वक्त भी अमेरिका के लिए भी। और वो एक टाइम पे 2 वीटो हुए थे, विच इज़ वेरी अनयूजुअल फ्रॉम रशिया एंड चाइना। एक ही काफ़ी होता है, लेकिन 2 वीटोज किए गए थे। एग्जैक्टली। अच्छा, ये आप इसमें मैं समझता हूँ कि एक जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब को थोड़ा सा मैं समझता हूँ
कि जिस प्रॉम्प्ट से वो लिखवाते हैं अपनी ट्वीट्स वगैरह, उसमें कम से कम वो जो आखिरी लाइनें उन्होंने धमकी वाली हैं, अगर वो डिलीट कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। सर हो जाएंगी खत्म होगी। अभी रुके ज़रा, वक्त की रफ्तार के साथ चलने की कोशिश करते हैं। ताहिर जावेद मुस्कुरा रहे हैं, शायद उनको लग रहा है कि हो सकता है ट्रम्प साहब कर भी दें बाद में। ताहिर जावेद साहब, यही सवाल आपसे भी है कि चाइना क्या कर सकता है, क्योंकि सिर्फ मजम्मत तो की है, ऐसा नहीं है, वांग यी ने मजम्मत तो की है। देखें चाइना, ये जो आप अगर इसको ब्रॉडर पिक्चर में देखें इस जंग को, तो बहुत सारे लोग समझते थे, चाइना इंक्लूडिंग चाइना, कि ये वार को जो शुरू किया गया और सबसे ज़्यादा ये समझ रहे थे कि चाइना हर्ट होगा इसके अंदर से। तो चाइना ने वन मोर टाइम, अब देखें सबसे कम जो किसी कंट्री के अंदर पब्लिक को इस वार की प्राइस पे करनी पड़ी वो चाइना ही है। हाँ, चाइना के पास मेरे ख्याल में साल का लॉन्ग टर्म प्लान किया हुआ था। एग्जैक्टली प्लान किया हुआ है। अच्छा, अब ये जो यानी कोल्ड वार तो चाइना से चल रही है ना, तो चाइना ने ये भी साबित कर दिया कि आप हमें जितना मर्जी प्रॉन्ग कर लें, वी विल बी स्टेबल। अच्छा, अब यहाँ पे तीसरी जो चीज़ आपने थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ी बात जाते जाते वक्फे से पहले की है कि इसके बाद शायद पाकिस्तान को क्या बेनिफिट होता है। इस वक्त एक्टिवली कुवैत इजहार कर रहा है ख्वाहिश का कि अगर पाकिस्तान उसको जगह दे तो वो अपने रिजर्व्स जो हैं वो ऑयल के आफ्टर ये जो मामलात ख़त्म होते हैं तो पाकिस्तान में रखना शुरू करेगा। तो ये देखें कि दुनिया को ये समझ में आ रही है कि रीजनल जो यहाँ पे सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा जो कंट्री इस वक्त महफूज है या जो सबसे ज़्यादा प्ले यूज़फुल। अच्छा, अब कल को जब ये जैसी वार ख़त्म होती है, इमीडिएटली कतर, कुवैत, बहरीन, ये लोग अपने रिजर्व बाहर रखना शुरू कर देंगे, तो फिर ये जंगें सालों पर लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि उनको मेन तो मसला ये इन चीज़ों का है ना। अच्छा, इसमें जो सबसे बिगेस्ट प्राइस आज या कल या परसों पे करने वाला है वो दुबई है, जो आप टूरिज्म जो है उसको यकदम वापस नहीं ला सकते। तो इसके अंदर मुझे तो कई दफ़ा, यकीन करें मैं ज़ाती तौर पे बोल रहा हूँ, मुझे तो ये लग रहा है कि सब कंट्री जो मिल के इसमें जो सबसे बड़ी पनिशमेंट जो है ईरान के बाद है वो दुबई को जा रही है। उसका बिल्कुल कंट्री के अंदर जो 1/2 ऑफ द बिजनेस तो वापस भी नहीं आएगा शायद ना। तो ये चलो आप तेल तो बेच लेंगे, आप कैसे गोरे टूरिस्ट को समझाएंगे जो $2 लाख दे के वहाँ से भागा है कि जी आप वापस आ जाएं या आके बिजनेस करें यहाँ पे। तो ये पाकिस्तान आज जो 1 महीने के अंदर साल का बिजनेस कराची पोर्ट के ऊपर कर रहा है और ग्वादर को भी वापस जो है मामला शुरू हो गए और उसको डीप करने की कोशिश की जा रही है, तो पाकिस्तान विल बी अ ग्रेट बेनिफिशियरी आउट ऑफ ऑल दिस सिचुएशन। और ये कोई प्लान्ड नहीं था, ये देखें कुदरती तौर पे जो पाकिस्तान के ऊपर ये मैं कहती हूँ, मैं दुआ करती हूँ कि दर्जा वैसे प्लान्ड ही होता तो कम से कम ये थोड़ा सा पहले हो जाता। बट आपने कहा कि पाकिस्तान कैन बी अ सेफ हेवन फॉर दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स व्हिच वी बैडली नीड। लास्टली ब्रिगेड साहब, उसमें जी पाकिस्तान कम से कम इस वक्त जो ईरान की सरहद पे जो एक गैस पाइपलाइन पड़ी है उसके साथ डोनाल्ड ट्रम्प साहब की खुसूसी इजाजत से कोई रिलीफ ले ले, उसके साथ जोड़ ले मामला। वाह क्या बात है। मैं वैसे आई वाज अबाउट टू से दैट टू ब्रिगेड साहब फिर आगाज यही से कर लिया जाए, पाइपलाइन से ही कर लिया जाए। या देखिए, हो सकता है जब चीजें सेटल हो जाएंगे तो ये आपको कंसेशन या सैंक्शंस मिले। इवन अगर देखें सैंक्शंस पूरे लिफ्ट नहीं होते हैं या फेज सैंक्शंस को लिफ्ट करना चाहते हैं, सो स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी। जिस तरीके से पाकिस्तान जो काम कर रहा है अमेरिका के लिए और जिस तरीके से खित्ते के लिए कर रहा है और जिस तरीके से इंटेंस डिप्लोमेसी हमने देखी द लास्ट कपल ऑफ मंथ, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के क्रेडिट तो जाता है। दैट्स वाई न सिर्फ अमेरिकन मानते हैं, जीसीसी कंट्री से अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप देखें ना कि ईरान ने भी कहा कि अब्बास अराक्ची ने ग्रेशियस एफर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, सो पाकिस्तान के एक वो आप समझ लें क्रेडिबिलिटी है। लेकिन मैं यहाँ चाइना के बारे में एक बात करना चाहता हूँ। देखें, चाइना के बहुत स्टेक्स हाई हैं इसमें, और फिर अमेरिकन भी चाहते हैं कि चाइना को पुश करें कि वो इसको ईरान को समझाए और चीजें सेटल करें। और बट एट द सेम टाइम देखें, चाइना का अपना इंटरेस्ट इसलिए भी है कि देखें उनके तमाम एनर्जी है वो तो यहाँ से आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 80% एनर्जी। फिर सेकंड उनकी मार्केट भी यहाँ पे है, वो चीजें अपनी मार्केट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से लेकर जीसीसी में डालते हैं, सो वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर ऊपर से देखिए $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट BRI के तहत ईरान में होने जा रही है, तो उसमें भी स्टेक वो होल्डर है। फिर आप देखें कि चाइना और रशिया ने मिलकर जो वीटो कर दिया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, एक रेजोल्यूशन पेश हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था यूज ऑफ फोर्स करना चाह रहे थे इंटरनेशनली स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बनाने के लिए, तो वो भी था। फिर आप देखें चाइना आल्सो इंडोर्स
पाकिस्तान ने जो एफर्ट्स की, फिर यहाँ से डार साहब गए थे चाइना, हाँ जी, हाँ जी। इफ यू रिकॉल 5 पॉइंट्स वहां से भी हुए, हाँ। वही 5 पॉइंट्स जो पाकिस्तान कह रहा था। और चाइनीज देखे अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, ठीक। नेवल ब्लॉकेड लिफ्ट हो, क्योंकि इट इज नॉट ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ सबके लिए है। फिर एट द सेम टाइम चाइनीज का ये भी मानना है कि वो कहते हैं द सॉवरेनिटी ऑफ द जीसीसी कंट्रीज वो चाहते हैं वो भी मेंटेन हो। सो मेरे ख्याल में चाइनीज बैलेंस कर रहे हैं। और ये है कि दैट्स वाई कि ट्रम्प ठीक के है। जाने से पहले ये अब्बास अरागची इसलिए गए हैं कि उनको अलाइन करना चाहते हैं अबाउट देयर व्यू पॉइंट, वो हम क्या चाहते हैं, ताकि वो चाइनीज पे इन्फ्लुएंस अमेरिकन का ना हो। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुल्क में सियासी तौर पर क्या हलचल हो रही है ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कुछ सियासी हालात। हमें ज्वाइन किया है पैनल पर नईम हैदर पंजोता साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वकील हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादर मंदो खिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंजोता साहब, मुझे आपसे जानना ये है कि ये जो ट्वीट्स आ रही हैं, सलमान अकरम रज़ा साहब आज कोर्ट में भी जब पेश हुए खासे गर्म दिखाई देते हैं आजकल, काफ़ी गुस्से में वो गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने जहाँ पर ये बात कही कि पार्टी के अंदर से ही पार्टी को कमज़ोर किया जा रहा है, विच इज़ काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस कि जी बिल्कुल पार्टी के अंदर कुछ लोग ये काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी बात वाज़े हो जाती है जो शफी जान कह रहे हैं कि जो मामलात हैं वो महमूद खान अचकज़ई साहब ने देखने हैं। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद सलमान अकरम राजा हों या महमूद खान अचकज़ई साहब हों, कोई भी इंगेज क्यों नहीं कर पा रहा है आवाम को? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखें, जो सलमान अकरम राजा साहब ने बात उठाई है वो बात उनकी बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और खान साहब के टाइम के ऊपर भी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर ऐसी बातें होती थी। हर बंदा जो है यहाँ, वो आपको पता है ना, कोई भी पार्टी है तो वहाँ ग्रुपिंग और ये सारी चीजें होती हैं। हमारी पार्टी के अंदर भी, क्योंकि अब खान साहब जेल के अंदर है तो थोड़ी वो शिद्दत इख्तियार ज्यादा कर गई हैं, जिसके लिए रात दिन कोशिश कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब और दीगर लोग कि ये सारे मामला खत्म किए जाएं और आपस में मिल के बढ़ के हमें जो है इमरान खान साहब की रिहाई, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए जो हमारी जद्दोजहद है उसकी तरफ हम गामजन हों। दूसरा नुकता जो आपने पूछा, वो कहा कि जो अचकज़ई साहब हैं, उलमा राजा नासिर साहब हैं, बिल्कुल खान साहब ने उनको टास्क दिया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि उन दोनों रहनुमाओं को और पूरी पार्टी अगर बैठ के इस हवाले से मुतफिका तौर पर लाअमल दे तो यकीनन खान साहब की रिहाई जो है वो दूर नहीं है और रिहाई हो सकती है। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर बात है हमें इत्तेफाक इत्तेहाद की जरूरत है और लाअमल देने की जरूरत है। इस वक्त कौम पूरी जो है ये डिमांड रख रही है कि इस हवाले से स्ट्रेटजी बनाई जाए जिससे जो है वो खान साहब की रिहाई मुमकिन हो पाए। अब दूसरी तरफ देखें कि अडयाला जेल के बाहर हम बेशक 1000 की तादाद में एमएनए बैठ जाएं, एमपीएस बैठ जाएं, टिकट होल्डर बैठ जाएं 2000 की तादाद में, और बड़ी बड़ी तादाद के अंदर लोग आए, तो ये निजाम जो है जिस तरह से इन्होंने कब्जा किया हुआ है, अदालतों को जैसे खत्म किया गया, अपनी मर्जी के जजेस बैठाए गए, रिगिंग की गई, जो कुछ 2-2.5 सालों के अंदर आपने देखा है, ये नहीं है होश के नाखन लेने वाला। तो होश के नाखन इसी सूरत में मैं समझता यहाँ आ सकते हैं कि जब हम कोई उस तरीके से एहतजाज करें जैसे हमने 4 अक्टूबर को किया, जैसे हमने 26 नवंबर को किया, मार्च किया, मार्च अगर करें, अगर इस पे गुफ्तगू करें और सब मुतफिका तौर पर फैसला करें तो उस जरिए से प्रेशर डेवलप हो सकता है। अदरवाइज अदालत के सामने बैठे रहें तो अदालत में जब जज उन्होंने अपना चुन के लगाया हुआ कि आपने प्रेशर नहीं लेना, तब आपको क्या वजह है कि अभी आपने कहा 1000 बंदा बैठे, वैसे 1000 बंदा बैठता है अडयाला के बाहर? जी बिल्कुल, ज्यादा तादाद के अंदर भी लोग आए हैं और बड़ा लाठीचार्ज मेरे खुद मौजूदगी के अंदर बहुत ज्यादा नफरी जो है 5 थानों की कल भी पुलिस थी, तो कल भी काफी स्ट्रेंथ थी। 50 से ज्यादा हमारे एमपीज आए हुए थे और इसी तरह एमएनएस की भी अच्छी तादाद थी, सेनेट से भी थे। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब के सब आए हुए थे, लेकिन काफी तादाद आई थी। लेकिन शाम जो होती गई, लाइटें बंद करके और फिर वही लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर देना, लाठीचार्ज करना, तो जाहिर बात है पहली वाली गाड़ी भी लोगों की। आज भी अब्दुल सलाम एमपी हमारे केपी से मेरे साथ एटीसी में पेश, मैंने कहा जी आप क्यों आए? कहते मेरी गाड़ी पकड़ी हुई है। तो गाड़ियां पकड़ लेते हैं, लोगों को उठा लेते हैं, बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, खवातीन यानी मुलाकात नहीं हो रही है, उल्टा जो लोग बैठते हैं उन पे फिर जो है वो लाठीचार्ज होता है। कादर मंदो खिल साहब, तो एक तो मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगी कि अगर 1000 बंदा जैसे कि पंजोता साहब कह रहे कि इकट्ठा होता है, फिर तो प्रेशर बिल्ड हो जाना चाहिए था, फिर तो एक अच्छा खासा जिसे कहते हैं कि क्राउड होता है जेल के बाहर, ये क्यों नहीं हुआ? और दूसरा कि जो ये हुकूमत करती है कि शाम होती है, लाइटें, अंधेरा हो जाता है, लाठी चार्ज पे उठा के कहीं चक्री के पास छोड़ के आ जाते हैं, ये सही है? फरवा, पहले तो पंजोता साहब ने ये बात तस्लीम कर ली है
कि वो खान को रिहा नहीं करा सकते। और जो उन्होंने खान की रिहाई के लिए जो शर्त रखी है कि 2000 बंदे होने चाहिए, वो 2000 तो कभी आएंगे नहीं। और अभी खुद उन्होंने बताया कि 50 के करीब MP है। सिर्फ पुख्तनख्वा असम्बली में 100 के लगभग MP है, पंजाब असम्बली में 100 से ज़्यादा MP है, और 70-80 या जो भी इनके लोग MNA हैं, सेनेटर्स हैं। बाकी तो छोड़िए, जो हलीमा बीबी कहती है कि 10,000 से ज़्यादा अहदेदारान है, और वो तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये खुद ही हार मान चुके हैं कि हम लोगों को निकालेंगे तो खान रिहा होगा। और फिर दूसरी बात मुझे बता दो, पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए, क्या कभी भी हुजूम से, जलसे जुलूस से कोई हुकूमत जो है ना वो बर्खास्त हुई है? ये बात है। और ये भी बात सच है कि जहां जेल के लिए वो 5-6 लोगों का जो एक बिल्कुल फिक्स लोग हैं उनके, वो उनका नाम दिया जाता है और चले जाते हैं 40-50। अब आप मुझे बता दो, मैं उस चीज़ की कतई हिमायत नहीं करता हूँ कि लाठीचार्ज हो, इनकी मुलाकात न हो, लेकिन आप मुझे बता दो कि जब वो नाम भेजे जाते हैं 4-5, वो जाते हैं 40-50 या 100 लगा ले, तो आप बताएं कि जेल हुकाम कैसे उनको मुलाकात करेंगे? ये तो अफरा तफरी के लिए जा रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ, न तो ये 2000 लोग जमा कर सकेंगे, न ये 40-50 लोगों को रोक सकेंगे। तो मेरे ख्याल में इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। और बाकी जो ह्यूमन राइट्स आप कह रहे हैं कि लोगों के जमा होने से कोई तहरीक क्या कहते हैं, हुकूमत नहीं घर जाती। आप यही कह रहे हैं ना कादर मंदोखिल साहब, कि इनके अगर ये जमा कर भी लेते हैं। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में कोई बांग्लादेश थोड़ी है। आप मुझे बताओ, 78 साल तारीख में 126 दिन का हमने धरना भी देखा, लेकिन तरीके चलती रही है, MRD की तहरीक चलती रही है, बड़ी बड़ी तरीके देखी हमने, PDM की जो तहरीक थी। जी, बहुत सारे, मैं पूरे पाकिस्तान के MRD की तारीख से लेके फिर वो ताहिरुल कादरी साहब की कब्रें खोदने से लेके, और मुझे याद है को बड़ा तारीखी वो जलसा था, कोई 50,000 के करीब लोग थे, और बूढ़े, बच्चे, खवातीन, और सख्त सर्दी में इस्लामाबाद में बैठे हुए थे। मैं कहता हूँ उससे ज्यादा सख्त एहतजाज मैंने देखा है, और न ऐसा कोई कभी होगा। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि हुकूमत नहीं गिरी। तो आप मुझे बता दो कि इसी तरह ये असर देके और लोगों को कि खान रिहा होगा, बाबा आप वकील हो, खान रिहा होगा अदालतों से। ठीक है, आप जाएं, अदालतों के पास जाएं, आपकी अदालती बात और अदालतों के ऊपर जो है ना कादिर मंदोखिल साहब, वो खुद सलमान अकरम रज़ा साहब का मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब का हुक्म है कि मुकदमात की समाअत के मौके पर वकला और तमाम मेंबरान असम्बली कोर्ट आएँ, कोर्ट के अंदर भी और बाहर भी एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। पंजुता साहब, कोई तहरीक चला लें, हुकूमत नहीं जाएगी। वैसे कादर मंदोखिल साहब हिस्टोरिकली ठीक कह रहे थे कि वैसे हुकूमत नहीं जाती। हाँ, कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जैसे खान साहब की हुकूमत गई थी, ये हो सकता है। लेकिन मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, वो ये है कि अगर महमूद खान अचकज़ई साहब के ऊपर इतनी भारी जिम्मेदारी, और खान साहब ने ये क्लियर कट कह दिया है बकौल मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफ़ी जान साहब के, कि सिर्फ वही हैं जो ये फैसला करेंगे एहतजाज और सबका, तो वो तो कभी मुराद की तरफ जा रहे होते हैं। आज उनका ताज़ा बयान ये है कि कोई भी गैर आइनी तरमीम जो लाई जा रही है, हम जमहूर को इस स्लोगन को तमाम तर जो मुराद हैं उस पर फोकस देते हैं। पर अभी गुज़श्ता कुछ दिनों पहले तो वो अपने प्रोटोकॉल और मुराद की बात कर रहे थे, एहतजाज की तो कर नहीं रहे थे। देखिए, आपका जो नुक्ता है या जो सवाल आपने रखा है, या जो जनाब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे वकील भाई कादर मंदोखिल साहब ने बातें की हैं, देखें हमने बिल्कुल कोई हार नहीं मानी, और हम पुरज़्म हैं। हमारे ऊपर 22-23 मुकदमात हैं, उसके बावजूद हम हर रोज़ इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए हर जगह पर मौजूद होते हैं। जल्द से जुलूस, एहतजाज, रैलियाँ, किसी चीज़ से दरेग नहीं किया। हम मुल्क छोड़ कर नहीं भागे, हम पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। हम अस्पतालों में जरदारी साहब की तरह शिफ्ट नहीं हुए, बल्कि हमारा लीडर जो है वो पुरज़्म खड़ा है उनकी एहलिया को, हालांकि उनका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं किया गया। फिर भी उन्होंने नहीं कहा कि हम लंदन जाने के लिए तैयार हैं, जो कि 2-2.5 सालों से ख्वाहिश है कि काश ये भी ऐसा करें ताकि उस सफ में शामिल हो जाएं जैसे इनके लीडरों ने किया। दूसरी तरफ देखें, बात सिंपल है कि मंदोखिल साहब को क्या नहीं पता कि 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम के जरिए जिस तरह अदालतें खत्म कर दी गई हैं, वहां अपनी मर्जी के जजेस बैठा दिए गए हैं, हाई कोर्ट में जिस तरह से बैठाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठाए गए हैं। अब सजा की मुअत्तली की दरखास्तों में एक जुडिशियल पॉलिसी बनी हुई है कि 60 डेज के अंदर अंदर
सजा मुअत्तली की दरखास्त है, यानी जमानत जो है वो डिसाइड होती है। लेकिन 1.5 साल के बाद अदालत ये कह दे कि हम मेन अपील सुनेंगे, तो आप अंदाजा लगा लें कि कितनी आजाद है। अदालत हुक्म दे कि आप जाएं अडयाला जेल और मुलाकात करके आए, और वहाँ खड़े हुए पुलिस एहलकार आपका हुक्म ना माने, नहीं तो अगर आजाद नहीं है तो ये जो 28वीं तरमीम की बात हो रही है पंडित साहब, हमारी मुलाकात नहीं हो रही, हाँ तो इसमें फिर आप हिस्सा डालें ना। जो कंटेम्प्ट पिटीशन तक, जी मैं कह रही हूँ 28वीं तरमीम आपने 27वीं की टाइम पे भी हिस्सा नहीं डाला, 28वीं तरमीम के अगर आप खिलाफ हैं, आप कह रहे डालते। मेरे लीडर ने बिल्कुल इसकी मुखालफत की है। यहाँ पर भी जिन लोगों ने तजवीज दी वो इस हद तक दी कि बड़ी तबाही से बचा जा सके, किसी ने इस को सपोर्ट नहीं किया। फ्लोर के ऊपर खड़े होकर किसी ने नहीं कहा कि हम ये मानते हैं। हमने हर हद तक कोशिश की कि जितना उससे, वो कहते हैं ना सांप के मुंह से जहर निकालने वाली, वो कोशिश थी। बाकी किसी ने कोई एंडोर्स नहीं किया। ये वावेला मचाया जाता है, और यही वजह है कि मौलाना साहब से हमारे इस नुक्ते के ऊपर कई दफा इख्तलाफ भी, उन्होंने कहा कि एडमिट करें, क्यों हम एडमिट करें। ठीक, मैं आपका पॉइंट आ गया है कि आप कह रहे हैं कि हम इस हक में नहीं है, और वो कादर मंदोखिल साहब वो कह रहे हैं कि हम डटे हुए खड़े हुए हैं, भागे नहीं है हम। तो फिर अंदर की कोई वीडियो बना के ले आए तो पता चला है डट के खड़ा है, कान के नहीं खड़ा है। और फिर अलीमा बीबी के बयान को मैं कहाँ ले जाऊं, जिन्होंने कहा कि क्या चाहिए खान से, क्या लिख के दे उसकी जान छोड़े। आजम स्वाति के बयान का मैं कहाँ ले जाऊं, जिन्होंने कहा कि मैं कुरान सर पे लेके फलां जगह गया था, मेरी बात नहीं मानी गई है। और दूसरी बात ये कि ये 27वीं तरमीम तो यकीनन इनकी जरूरत नहीं पड़ी। 26वीं तरमीम में फरवा साहिबा, आपको याद नहीं है कि जब मौलाना के घर ये तवाफ कर रहे थे इनके सारे रहनुमा, और फिर रऊफ हसन साहब और गौहर खान साहब का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है, जिन्होंने कहा इससे अच्छी तरमीम हो ही नहीं सकती, है तो ही हमारा मसूदा। याद है आपको ये सारी चीजें? वो अलग बात है। अलबत्ता जब ये खान के पास गए जेल में, उन्होंने कहा कमबख्तो मुझे रिहा कर दो, तुम लोग किस चक्कर में लगे हो, तो बाहर आके ये मुकर गए। तो ये बात जरा मौलाना साहब से पूछे, क्या उनके साथ ये सारी चीजें तय नहीं की? और वीडियो चला ले रऊफ हसन साहब का और गौहर खान का, जिन्होंने कहा तो मसूदा ही हमारा है। तो ये सारी चीजें, मैं दोबारा ये कहूंगा, इन चीजों से, इन मुकरने से, आजकल जदीद दौर है, वीडियो ऑडियो का जमाना है। और फिर कानूनी शहादत का आर्टिकल 64 पंजोता साहब सीनियर वकील, इसको पता है कि कोई भी ऑडियो वीडियो जो है ना एडमिसिबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। मैं कहता हूँ बिफोर एनी कोर्ट, एनी मीडिया हाउस। मैं ये समझ रहा हूँ इन सारी चीजों को लेके आपने 2.5 साल उस गरीब को जेल में बिठाया है, और आप यही चीज कर रहे हैं कि गुलाबो आ गुलाबो जा। गुलाबो एक मशहूर ड्रामा था उमर शेरी साहब का, अगर आपको याद होगा। तो ये जेल आना, जेल जाना, ये सारी चीजें छोड़िए, कानून का सहारा ले ले जाए। यही बातें अदालत के सामने कहें। आपको बार कौंसिल की जो आपके लोग मुंतखब हुए हैं, जो खान साहब ने टिकट दिए, हामिद खान साहब को, अकरम राजा को, दूसरे तीसरे को, कहाँ है आपके वकील? इस्लामाबाद बार कितनी बड़ी बार है, वही है आपके पास आ जाए, वो भी नहीं आ रहे। तो ये जो वकला नुमाइंदे आपके मुंतखब हुए आपके टिकट के ऊपर, वो आपका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? जो लोग आपकी टिकट में MP, MNA, सेनेटर बने, वो आपका साथ क्यों नहीं दे रहे? तंजीम को तो बात ही छोड़ दो, वो तो है घर बैठे हुए। ठीक है, यानी कि तय ये हुआ है, बहुत शुक्रिया कादर मंदोखिल साहब, नईम हैदर पंजोता साहब, कि अगर आपने कोई मूवमेंट चलानी है तो वो मूवमेंट आपकी लीगल टर्म्स पर चलेगी, यानी कि कोर्ट में चलेगी, और कोर्ट में अपना केस भरपूर तरीके से लड़े। लेकिन जब तारीख पर तारीख पड़ रही हो तो फिर केस किस चीज़ का लड़े? अच्छा, दूसरी तरफ जाहिर है कि दोनों साइड्स पर कुछ ऐसे लूप होल्स मौजूद हैं, चाहे वो हुकूमत की तरफ से नियतन कोई चीज़ हो या फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से अमलन कोई चीज़ हो, जिससे एक बात तो वाज़ेह है कि 1000 दिन तो गुजर गए खान साहब को अंदर बैठे हुए, मज़ीद 1000 दिन भी गुजर सकते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।